हाँ तो बच्चों बताइए सर, हमने क्या पढ़ लिया था बताइए बच्चों। ठीक है, तो हमने बात कर ली थी आ, हो गया था, चैप्टर हो गया था रिप्रोडक्टिव हेल्थ, हो गया, जनन स्वास्थ्य हो गया था क्या, और मानव स्वास्थ्य में रोग शुरू हो गया, मॉड्यूल हो गया। तो चलिए बच्चों, मैंने जो लिखवाया जैसा मुझे लग रहा है, स्वस्थ रहने के क्या लाभ है ना बच्चों। ठीक है, आपको बता दिया गया था लास्ट, ये आपको लाइन बताई होगी, आईएमआर और एमएमआर कम हो जाएगा, शिशु मृत्यु दर तथा मातृ मृत्यु दर, इन्फेंट मोर्टिलिटी रेट तथा मैटरनल मोर्टिलिटी रेट में कमी आ जाएगी। क्या ये बात बता दी गई है? और अगर ये बात बता दी गई है बच्चों, तो चलिए अब हम जिस बारे में बात करेंगे वो हो गए, कुछ टर्म्स की बात करते हैं और जल्दी से प्रतिरक्षा पर आ जाते हैं। ठीक है, आज हम वो पोर्शन कंप्लीट कर देते हैं जो टेस्ट में आने वाला है। कर दें बच्चों? ठीक है, तो चलिए बच्चों, हम जिसकी शुरुआत करते हैं वो है, सबसे पहले हम बात करते हैं पैथोजन क्या होता है। यहां से शुरुआत करते हैं, पैथोजन रोग कारक। पैथोजन बच्चों हिंदी के नाम से तो क्लियर ही हो गया। सर्दी लगी है? ठीक है, कितने बच्चों को सर्दी लगी है? बस इधर वालों को लगी है, वो भी सर्दी लगी है। ठीक है, ठीक है, अभी करवा देते हैं, मतलब इसको और उसको बंद करवा देते हैं। ठीक है, बस दो को बंद करवा देते हैं। ठीक है ना, टेम्परेचर बढ़वा दे। ठीक है, ये करवा देते हैं। और बोलो बच्चों, बस ठीक है, बाकी सब ठीक है। चलो इधर ठीक है बेटो, यस। हाँ तो बच्चों, हाँ तो रोग कारक के बारे में लिखे, सबसे पहले रोग कारक के लिए लिखे रोग उत्पन्न करने वाले कारक। अब क्या ही लिखाऊं? ठीक है, कितना है ये? नहीं अभी 24 है क्या? नहीं तो इसको 26 कर दो। अरे 30 क्या होता है बेटा, रूम टेम्परेचर 25 होता है। 26 कर दो, और वो लास्ट वाला करना, इसको मत करना। सही है नहीं? कम करें बढ़ाएं? सर्दी लगी है? अरे बच्चों करो, इसको भी 25 कर दो, 25 उसको भी कर दो। हाँ, तो डिजीज कॉजिंग एजेंट, रोग उत्पन्न करने वाले कारकों को क्या बोला जाता है? रोग कारक। अगला लिखो बच्चों, पैथोलॉजी। क्या लॉजी? पैथोलॉजी लिखिएगा, रोग कारक का अध्ययन, रोग कारकों का अध्ययन, स्टडी ऑफ पैथोजेंस, रोग कारकों का अध्ययन, स्टडी ऑफ पैथोजेंस। तो रोग कारकों के अध्ययन को कहा जाता है बच्चों पैथोलॉजी। यस, इम्यूनिटी प्रतिरक्षा, मेरे ख्याल से बहुत सिंपल टर्म्स लिखवा रहा हूं आपको। ठीक है, रोग कारकों को पैथोजन कहते हैं, और इस पैथोजन के अध्ययन को पैथोलॉजी कहते हैं। और इम्यूनिटी क्या है बच्चों? शरीर का, हम बोल सकते हैं कि किसी रोग कारक के विरुद्ध प्रतिरोधकता। सही बात है ना बच्चों? तो शरीर की किसी रोग कारक के विरुद्ध प्रतिरोधकता को क्या बोलते हैं? प्रतिरक्षा। लिखिएगा, शरीर की किसी रोग कारक के विरुद्ध के लिए प्रतिरोधकता, ये लिखेंगे, शरीर की किसी रोग कारक के लिए प्रतिरोधकता। प्रतिरक्षा कहलाती है। यस, एंटीजन, जिसे हम कहते हैं एग्लूटिनोजन, या फिर हम इसे कहते हैं एजी, प्रतिजन, प्रतिजन, एंटीजन, या फिर क्या बोलेंगे, एग्लूटिनोजन, या फिर हम क्या कहेंगे बच्चों, एजी, या फिर ओजी नहीं, प्रतिजन।
ठीक है, तो क्या है भाई एंटीजन, ये भी बता दो। हाँ बच्चों, जो भी हमारे शरीर में आए और उसके विरुद्ध प्रतिरक्षा तंत्र सक्रिय होकर एंटीबॉडी प्रतिरक्षी बनाए, वो क्या कहलाए? एंटीजन या प्रतिजन कहलाए। तो याद रखना, प्रतिजन कौन होता है? क्या हमारे शरीर में जो भी बाहर से आए, क्या वो सारे की सारी चीजें हमारे लिए एंटीजन है? नहीं बच्चों, हमारे शरीर में तो बाहर से खाना भी आता है। हमारे शरीर में क्या बाहर से खाना और पानी नहीं आता? आता है, वायु भी आती है। क्या इन सबके विरुद्ध आपका प्रतिरक्षा तंत्र अनुक्रिया देकर प्रतिरक्षी बनाता है? नहीं बनाता। तो अगर इनके विरुद्ध प्रतिरक्षी नहीं बनाता तो इसका मतलब जो भी बाहर से आएगा, वो हम ये नहीं बोलेंगे कि मेरी बॉडी में बाहर से जो भी आ जाए वो एंटीजन है। नहीं, याद रखें बच्चों, जो शरीर में आए, जिसके विरुद्ध प्रतिरक्षा तंत्र प्रतिरक्षी बनाए, वो प्रतिजन कहलाए। समझ गए इस बात को? तो लिखिएगा, वह कारक जो शरीर में प्रवेश करके प्रतिरक्षा तंत्र को, वह कारक जो शरीर में प्रवेश करके प्रतिरक्षा तंत्र को प्रतिरक्षी निर्माण के लिए प्रेरित करते हैं, प्रतिरक्षा तंत्र को प्रतिरक्षी निर्माण के लिए प्रेरित करते हैं, प्रतिजन कहलाते हैं। यस, तो आप समझ गए। नेक्स्ट टर्म है हमारी एंटीबॉडी। एंटीबॉडी या फिर एग्लूटिनिन, नॉट एग्लूटिनोजन। क्या है ये? एग्लूटिनिन या एबी, या बोलेंगे प्रतिरक्षी। लिखिएगा, एंटीजन की प्रतिक्रिया में, एंटीजन की प्रतिक्रिया में बी लिम्फोसाइट, सुनिए आपने, बी लसिकाणु, एंटीजन की प्रतिक्रिया में बी लसिकाणु, बी लिम्फोसाइट द्वारा स्त्रावित ग्लाइकोप्रोटीन, द्वारा स्त्रावित ग्लाइकोप्रोटीन ग्लाइकोप्रोटीन अणु प्रतिरक्षी कहलाते हैं, एंटीबॉडी कहलाते हैं। क्या समझ पाए आपने? ये बात सुनिए पहले बच्चों, याद रखिएगा, जब भी कोई भी प्रतिजन शरीर में आएगा तो हमारा प्रतिरक्षा तंत्र सक्रिय हो जाएगा। ये मैंने अभी आपको बताया। तो बच्चों, कौन सा प्रतिरक्षा तंत्र की बात कर रहा हूं मैं यहां पर बात कर रहा हूं, हमारा उपार्जित प्रतिरक्षा तंत्र सक्रिय हो जाएगा। और आप जानते हैं हमारे उपार्जित प्रतिरक्षा तंत्र के अंदर कौन आता है? हमारे उपार्जित प्रतिरक्षा तंत्र के अंदर बी तथा टी लसिकाणु कौन आते हैं बच्चों? सुने बच्चों, बी एंड टी लिम्फोसाइट। कौन कौन आते हैं बोलना? और बच्चों, उसमें से बी लिम्फोसाइट, याद रखना, आगे जाके किसका निर्माण करती है? प्रतिरक्षी का निर्माण करती है। तो बताइए, अगर आपसे कोई पूछे हमारे शरीर में प्रतिरक्षी कौन बनाता है? एसिडोफिल, बेसोफिल, न्यूट्रोफिल, मोनोसाइट या लिम्फोसाइट? उसमें भी बी लिम्फोसाइट या टी लिम्फोसाइट? लिम्फोसाइट मतलब लसिकाणु। तो याद रखिएगा, प्रतिजन के आने पर बी लिम्फोसाइट द्वारा स्रावित किए जाने वाले ग्लाइकोप्रोटीन, बताना बच्चों किस प्रकृति के होते हैं? एंटीबॉडी, ग्लाइकोप्रोटीन नेचर के होते हैं, और उन्हीं को हम क्या बोलते हैं? एंटीबॉडी कहा जाता है। तो फिर मेरे ख्याल से आप एंटीजन और एंटीबॉडी बोलना बच्चों। किसी को एंटीजन एंटीबॉडी में कोई डाउट है? बहुत सिंपल बात थी। अब बात आती है, एंटीजन को क्या बोलते हैं? दूसरा नाम बोलो एक बार, बोलो सभी। और एंटीबॉडी को बोल रहे हो ना बिडो पीछे? ठीक है, एग्लूटिनिन। तो फिर मैं दोनों से मिला के एक वर्ड बनाऊं, एग्लूटिनेशन। क्या बोलूंगा? एग्लूटिनेशन। तो लिखिएगा बच्चे, एग्लूटिनेशन लिखे, एग्लूटिनेशन, एग्लूटिनेशन लिखे।
एंटीजन एंटीबॉडी अनुक्रिया, रिएक्शन, एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन या अनुक्रिया क्या कहलाती है? एग्लूटिनेशन। तो एंटीजन और एंटीबॉडी के बीच में जो अनुक्रिया होती है तो उसको हम क्या बोलते हैं? एग्लूटिनेशन। तो आपके सामने ऐसे बोल देगा, एग्लूटिनोजन तथा एग्लूटिनिन के मध्य की अनुक्रिया एग्लूटिनेशन कहलाती है। क्या बात सही है? एग्लूटिनोजन तथा एग्लूटिनिन के मध्य की क्रिया एग्लूटिनेशन कहलाती है। कोई डाउट है किसी को? ठीक है, अरे बोलो बच्चों, सबको क्लियर है क्या? कंफर्म? बेटो पीछे लास्ट में ये चैप्टर शुरू हो रहा है, इसलिए मैं बिल्कुल बेसिक चीजों के बारे में बात कर रहा हूं। तो यहां पर हमको ऐसे नहीं होना है कि हाँ ठीक है चलो रट लेते हैं, छोड़ते हैं, नहीं आ रहा समझो तो चलो कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं, रट लूंगा। नहीं, ऐसे नहीं करना है। बिल्कुल चैप्टर, हमारी चैप्टर की नींव मजबूत होनी चाहिए बच्चों। ठीक है, इसलिए बिल्कुल स्टार्टिंग वाले पॉइंट्स को हमें बहुत अच्छे से पढ़ना है। सुन रहे हैं बच्चों? ठीक है, मैंने वो नीट वाला पेपर सबको भेज दिया था, रीनीट वाला सबको। ठीक है, ऐसा तो नहीं किसी ने मैसेज किया और मैंने पेपर नहीं भेजा, वो भूल गया हो? नहीं भेजा अभी? ठीक है, तो एक बार फिर से मैसेज कर देना। हो सकता है वो मैसेज पीछे चला गया तो मुझे दिख नहीं रहा है वो अब। ठीक है, तो मुझे एक बार फिर से बोल देना, है ना बेटो? इधर है ना, इधर भी एक बच्ची ने और बोला ना। ठीक है, तो आप शायद लेट हो गए, आपने बाद में भेजा होगा मैसेज, हाँ इसलिए वो उस टाइम ध्यान नहीं दिया। तो मैं आपको एक और पेपर भेजूंगा, वो पेपर मेरे पास आ गया, एक सवाई माधोपुर में और हुआ था पेपर बच्चों, जो शाम को हुआ था। ठीक है, उसका भी मैं अब आपको पेपर भेजूंगा। ठीक है, तो वो पेपर भी सॉल्व कीजिएगा। आप ऐसा कीजिएगा, अभी इस वीक में सॉल्व मत कीजिएगा, आप इसको संडे के बाद, मंडे का जो ऑफ आएगा आपका, उस दिन आप फ्री होंगे तो आप उस दिन सॉल्व कीजिएगा। अभी तो संडे को टेस्ट है ना बेटू, है ना? याद तो है? उसमें क्या हरा है वो पता नहीं, लेकिन ये तो याद है ना, टेस्ट है। ठीक है, अंदर वाली चीज याद होना हो, टेस्ट कब है ये याद है? चलो जी, एग्लूटिनेशन। चलो एक और अच्छी बात बताते हैं, व्हाट इज सीरोलॉजी? क्या लॉजी? सीरो किसको बोलते हैं राजस्थान में? सीरा। हाँ, तो हलवा लो जी। ठीक है, ठीक है, तो सीरोलॉजी, ठीक है, लिखवाए, लिखिएगा, एंटीजन एंटीबॉडी अनुक्रिया का अध्ययन, एंटीजन एंटीबॉडी अनुक्रिया का अध्ययन ठीक है, सीरोलॉजी कहलाता है। बच्चों बड़ी सिंपल सी बात है, एंटीजन और एंटीबॉडी, देखना, एंटीजन एंटीबॉडी अनुक्रिया को एग्लूटिनेशन कहते हैं और इस अनुक्रिया के अध्ययन को सीरोलॉजी कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? मेरे ख्याल से आपको इस शब्द में, वो हलवा वाला शब्द नहीं है बच्चों, ठीक है, लेकिन इस सीरो वाले शब्द में सीरम शब्द आ रहा है। क्या आपने कभी सीरम शब्द सुना है? क्या आप सभी एक बात जानते हैं बच्चों कि हमारा रक्त जो होता है, हमारा ब्लड जो होता है, वो दो चीजों से मिलकर बना है, प्लाज्मा तथा क्या बोलते हैं, फॉर्म्ड एलिमेंट्स, हिंदी में संगठित पदार्थ। क्या बोलते हैं? संगठित पदार्थ। और याद रखें बच्चों, संगठित पदार्थ में आप सभी ने सुना होगा तीन चीजें आती हैं, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स। ये सुना है सभी ने? लाल रुधिर कणिकाएं, श्वेत रुधिर कणिकाएं तथा पट्टिकाणु, बिंबाणु, सुने आपने? ठीक है, तो याद रखें बच्चों, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट, भाई ये तो सुना है सभी ने। ठीक है, अच्छी बात है। और प्लाज्मा, प्लाज्मा हमारा क्या है बच्चों? अधात्री। अधात्री का मतलब मैट्रिक्स। ठीक है, आपको हर चीज की हिंदी स्टार्टिंग से बताई जाती है, हर चीज की हिंदी मिलेगी। ठीक है, और याद रखिए बच्चों, अगर इसमें से मुझे केवल प्लाज्मा अलग करना है, अगर रक्त में से मुझे प्लाज्मा अलग करना है तो मैं क्या करूं? रक्त में से किसको हटा दूं? संगठित। अगर मैं रक्त में से आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट को हटा दूं तो केवल क्या बचेगा? प्लाज्मा। इसमें कोई डाउट है? कोई आपसे पूछे मेरा रक्त किसका बना है, आप बोलेंगे प्लाज्मा और साथ में आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट। कोई डाउट तो नहीं है इसमें? और अगर उसको में से मुझे केवल प्लाज्मा निकालना है, मतलब मुझे
रसगुल्ले, गुलाब जामुन और रसमलाई। ठीक है, ये तीनों जो है, इन तीनों में से चाशनी निकालनी है, तो मैं इन तीनों को अलग कर लूं। सही बात है, इन तीनों को अलग कर लिया तो बचा क्या? केवल चाशनी। और चाशनी क्या है? प्लाज्मा। लेकिन अगर उस प्लाज्मा की बात करें, उसमें से भी अगर मैं ऐसा करूं कि प्लाज्मा में से, अच्छा घुली हुई चीनी निकाल लेगा, ठीक है, उस प्लाज्मा में जो कुछ केसर पड़ी हुई है, केसर होती है ना जो चाशनी में, है ना, उस केसर को निकाल लूं प्लाज्मा में से, तो फिर बताइए क्या निकाल लिया मैंने? यहां पर से जो निकाल लिए वो है, अगर हम बात करें क्लॉटिंग फैक्टर, हिंदी में बोलो स्कंदन कारक। स्कंदन कारकों को निकाल लिया, तो उस कंडीशन में अब जो बचा है उसको बोला जाता है सीरम। क्या ये शब्द आपने 11th क्लास में पढ़ा था बच्चों? तो बस ये इसलिए बता दिया क्योंकि अभी सीरोलॉजी शब्द आया, और सीरोलॉजी शब्द आया तो सीरम शब्द आया, और सीरम शब्द आया तो आपको बता दिया कि रक्त में से पहले प्लाज्मा निकाल दो, हटा दो। रक्त में से प्लाज्मा निकालने में कोई दिक्कत है क्या? रक्त में से आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट हटाई तो बचा हुआ क्या बचा? प्लाज्मा। उस प्लाज्मा में से भी स्कंदन कारक हटा दो, चलो स्कंदन कारक। बच्चों आप जानते हैं कि रक्त का थक्का बनाने में हमारे यकृत में विटामिन के की सहायता से, किसकी? विटामिन के की सहायता से 13 स्कंदन कारक जो बनते हैं वो मदद करते हैं। तो याद रखें, रक्त का थक्का बनाने में जो स्कंदन कारक चाहिए वो कितने संख्या में? 13। कितने? और ये 13 स्कंदन कारक जो होते हैं वो रक्त का थक्का बनाने में मदद करते हैं। ये अधिकांश स्कंदन कारक बनते कहां है? यकृत में। कहां बनते हैं? किसकी सहायता से? विटामिन के। बोलो सभी। आपसे पूछा जाएगा निम्न में से कौन से विटामिन की कमी के कारण रक्त का थक्का नहीं बन पाता? विटामिन के। फिर से बोलो बच्चे, ये बात। और विटामिन के कमी के कारण रक्त का थक्का नहीं बन पाता। 13 स्कंदन कारक है, आपने सुना होगा कैस्केड प्रक्रिया द्वारा, एक लंबी श्रृंखला अभिक्रिया के द्वारा अंततः ये रक्त का थक्का बनाते हैं। सुना है क्या सभी ने? ठीक है, तो ये 13 स्कंदन कारक तो नहीं सुने ना, हमको सुनने भी नहीं है। ठीक है, हमको ये मतलब नहीं कि स्कंदन कारक कौन से होते हैं रक्त का थक्का। तो आपने प्रोथ्रोम्बिन, फिब्रिनोजन, थ्रोम्बोप्लास्टिन, कैल्शियम, प्रोएसिलरीन, एसिलरीन, बहुत सारे 13 है बच्चों। ठीक है, तो याद रखें ये जो 13 स्कंदन कारक हैं उनको अगर मैं प्लाज्मा में से हटा दूं, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट को तो पहले हटा दिया, तो बचा प्लाज्मा। इस प्लाज्मा में से भी इसको हटा दिया, तो अब जो बचा है बच्चों वो है सीरम। क्या है? अब बात आती है कि सर सीरम की बात कर क्यों रहे हैं? तो बच्चों बहुत ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि मैं आपको एक शब्द पढ़ाने जा रहा हूं और वो है एंटी सीरम। लिखिएगा अगली टर्म, एंटी सीरम। हाँ जल्दी नोट करो, जल्दी जल्दी करो। कौन है भाई? है? कौन बन रहा है ऐसे सांड की तरह? कैस्ट्रेशन कर दिया जाएगा। कौन था बेड़ू? किसको चाहिए गॉसिपॉल? है? गॉसिपॉल तो मिलती नहीं ना बच्चों, बैन हो गई ना। क्या हुआ? 8,000? 8,000 की एक गोली? भाई ये तुम लोग क्यों पता कर रहे हो ये तो बताओ। ये तो तुमसे बदला लेने के लिए कोई लड़की पता करे तो बात अलग है। हाँ हाँ ठीक है, कि भाई इसने कोई लड़की ने लेके खिला दिया, ये ले खा ले अब, ठीक है, खत्म काम तेरा। ठीक है, ठीक है, बदमाश। ठीक है, हाँ बच्चों, तो जल्दी लिखिए बच्चे। तो जिसने लिख लिया बताओ ना, एंटी सीरम क्या होना चाहिए फिर? सीरम के विरुद्ध क्या?
क्या करेगा सीरम के विरुद्ध? सेना खड़ा करेगा, है आर्मी। सीरम के विरुद्ध क्या? एंटी का मतलब विपरीत होता है, तो फिर यहां पर एंटी का मतलब बताना एक बार, शब्द का मतलब जन के विपरीत, जन के विपरीत एंटीजन, बॉडी के विपरीत एंटीबॉडी। तो एंटीबॉडी तो प्रतिरक्षा देती है या बॉडी के विपरीत होती है? नहीं तो क्या बॉडी बॉडी पैथोजन है? तो नहीं, तू जो मतलब बता रहा है एंटीबॉडी, बॉडी के प्रति, बॉडी के प्रति एंटीबॉडी, जन के प्रति एंटी, जन तो पता भी नहीं क्या है ना? जन क्या है? अच्छा, ऐसे बोल रहा है कि मुझे लगा जननांगों के विरुद्ध एंटीबॉडी बोल रहा है। ठीक है, ठीक है, चलो ठीक है। नहीं बच्चों, यहां पर एंटीजन में एंटी शब्द का मतलब एंटीबॉडी है। वैसे मैंने आपको बताया नहीं, इंग्लिश के अकॉर्डिंग एंटीजन की फुल फॉर्म होती है एंटी, एंटी का मतलब एंटीबॉडी और जन का मतलब जनरेटिंग, एंटीबॉडी जनरेटिंग मॉलिक्यूल जो शरीर में जाए और एंटीबॉडी निर्माण को प्रेरित करे, ये लिखवा है ना, वो क्या कहलाए? एंटीजन। समझ गए इस बात को? और एंटी सीरम का क्या मतलब है बताओ जो? ठीक है, तो ऐसा नहीं है, लिखिएगा सीरम जिसमें प्रतिरक्षी या एंटीबॉडी पाए जाते हैं एंटी सीरम कहलाता है। ऐसा सीरम जिसमें एंटीबॉडी हो, उसके विरुद्ध नहीं। सीरम जिसमें एंटी, क्या बचे? सीरम जिसमें प्रतिरक्षी या एंटीबॉडी पाए जाते हैं एंटी सीरम कहलाता है। देखिए, बड़ी ही अच्छी बात से मैं आपको अवगत कराता हूं, ठीक है? सुनना बच्चों, कहां से शुरुआत हुई ये एंटी सीरम जैसे शब्द की? बच्चों, हम निष्क्रिय प्रतिरक्षा के बारे में थोड़ी सी बात करते हैं, वापस आगे आएगा निष्क्रिय प्रतिरक्षा, तब हम फिर से बात करेंगे, लेकिन अभी ये बात आ गई है तो एक बात सुन लीजिए। बच्चों, आप सभी को जानते हैं कि हमारे पास अपना प्रतिरक्षा तंत्र है, और जब भी कोई रोग कारक शरीर में आता है तो हमारा प्रतिरक्षा तंत्र सक्रिय होकर सक्रिय रूप से उसकी अपनी भागीदारी होती है और वो सक्रिय प्रतिरक्षा देता है ना बच्चों? हम, मेरा कोई एंटीजन आएगा, मेरा प्रतिरक्षा तंत्र सक्रिय हो जाएगा, एंटीबॉडी बनाएगा और एंटीबॉडी उससे लड़ेगी, यही होता है ना? अब बताओ, यहां पर लड़ने के लिए प्रतिरक्षा तंत्र किसका सक्रिय हुआ, तुम्हारा या मेरा? मेरा ही हुआ है, मेरे अंदर आया तो मेरा ही प्रतिरक्षा तंत्र सक्रिय हुआ है, ठीक है? लेकिन बताइए, एक अलग ही बात करते हैं। अगर ऐसा हो कि एक प्रतिरक्षी मेरे अंदर आए, सॉरी, एक प्रतिजन मेरे अंदर आए, एंटीजन मेरे अंदर आए, और मेरा प्रतिरक्षा तंत्र बड़ा कमजोर पड़ा हुआ है, मेरा प्रतिरक्षा तंत्र किसी भी कारण की वजह से कमजोर है, जन्मजात कमजोर है या पोषण की कमी से कमजोर है या किसी एंजाइम या हार्मोन की कमी के कारण मेरा प्रतिरक्षा तंत्र कमजोर है, हो सकता है ना बच्चों? हम बोलते हैं ना, बार बार बीमार पड़ जाता है, इसकी इम्यूनिटी कमजोर है बहुत, ठीक है? तो किसी भी कारण से इसका किसी, जैसे मान लिया मेरा प्रतिरक्षा तंत्र कमजोर है, तो जो प्रतिजन आएगा क्या उसके विरुद्ध मेरा प्रतिरक्षा तंत्र सही से प्रतिक्रिया दे पाएगा? नहीं दे पाएगा। ऐसा ही एक आपको केस बताते हैं। एक 4 साल की बच्ची जिसको डिप्थीरिया रोग था, कौन सा रोग था बोलना? डिप्थीरिया रोग था। डिप्थीरिया रोग के कारण वो बिल्कुल इस स्थिति में पहुंच चुकी थी कि उस बच्चे की मृत्यु ही हो जाएगी अगर कुछ दिन और उसको सही से आराम नहीं मिला तो। डॉक्टर ने चेक किया और डॉक्टर ने चेक करके बताया कि इसको डिप्थीरिया एक बैक्टीरिया जीवाणु से होने वाला रोग है और उसके कारण जो है इसकी ये हालत हो रखी है बच्चे की। बोले ठीक है, तो क्या किया जाए? बोले इस बच्ची का प्रतिरक्षा तंत्र इतना कमजोर है कि इससे डिप्थीरिया जीवाणु के विरुद्ध प्रतिरक्षी इसके शरीर में नहीं बन पा रहे हैं सही से। बोले फिर करेंगे क्या? बोले करते हैं, देखो कुछ करते हैं। तो उन्होंने क्या किया, उस बच्ची का रक्त लिया और बच्ची का रक्त लेकर उन्होंने क्या किया, उसे एक भेड़ के अंदर डाल दिया, शीप में डाल दिया, ठीक है? और जब एक भेड़ के अंदर उस बच्ची के अंदर से रक्त लेकर डाल दिया तो इसका मतलब भेड़ के अंदर उस जीवाणु को प्रवेश करवा दिया। और भेड़ के अंदर जब वो डिप्थीरिया रोग करने वाला जीवाणु प्रवेश कर गया तो भेड़ की बॉडी में उसके प्रतिरक्षा तंत्र ने उस जीवाणु के विरुद्ध क्या बनाने शुरू किए? प्रतिरक्षी। क्या बनाने शुरू किए? मतलब प्रतिरक्षी अब कहां बन रहे हैं? भेड़ की बॉडी में। और भेड़ के शरीर में जब प्रतिरक्षी बन रहे थे तो उन्होंने बोला कि अब मैं इस भेड़ में से इस एंटीबॉडी को निकालूंगा और इस बच्ची को दूंगा।
तो सबसे पहली बात है कि भेड़ के अंदर से एंटीबॉडी निकालोगे कैसे? तो उसके लिए उन्होंने बोला कि हम ऐसा करते हैं, एक टेस्ट ट्यूब ले लेते हैं और इस टेस्ट ट्यूब के अंदर हम भेड़ का रक्त डाल देते हैं। उन्होंने भेड़ का रक्त लिया और इस ट्यूब में डाल दिया, और इस ट्यूब में भेड़ का रक्त डालने के बाद क्या हुआ बच्चों? आपको पता है हमारे किसी भी जीव का रक्त हो, हमारा हो, भेड़ का हो, अगर शरीर से बाहर निकाल दिया जाए तो क्या उसका थक्का बनेगा या नहीं बनेगा? बन जाएगा। क्या सुना है आप सभी ने? तो उसका थक्का बन जाता है। तो थक्के में क्या होता है बताइए? थक्के के अंदर आपने सुना होगा कि एक जाल बनता है और उस जाल के अंदर आरबीसी डब्ल्यूबीसी प्लेटलेट आकर फंस जाती हैं। ये सुना है या नहीं सुना? अगर रक्त का थक्का बनना पड़ा हो तो आपने पढ़ा होगा कि एक जाल बन जाता है और उस जाल के अंदर आरबीसी डब्ल्यूबीसी प्लेटलेट आकर फंस जाती है। सुना है? ठीक है। तो उसी तरह से इन्होंने देखा कि इन्होंने बोला कि चलिए भेड़ के अंदर एंटीबॉडी बन गई, भेड़ में एंटीबॉडी बन गई, यहां तक की बात क्लियर है? उन्होंने भेड़ का रक्त लिया और एक टेस्ट ट्यूब में डाल दिया, ठीक है, और एक टेस्ट ट्यूब में परख नली में थोड़ी देर रख के छोड़ दिया, 10-15 मिनट। 10-15 मिनट बाद क्या हुआ? यहां पर जो भेड़ का जो स्कंदन कारक थे, वो स्कंदन कारक इस भेड़ के रक्त में मिलने वाली आरबीसी डब्ल्यूबीसी प्लेटलेट के साथ मिलकर एक गुच्छे के रूप में व्यवस्थित हो गए, और ये गुच्छा जो है एक जो है परख नली के भारी होकर परख नली के आधार पर बैठ गया, जिसको हम बोलते हैं प्रेसिपिटेट अवसाद के रूप में। समझ गए बच्चों? तो भारी हो गया, क्योंकि आपको पता है, वही मैंने बताया, रक्त का थक्का बनता है तो एक जाल बनता है, तो जाल तो किसका बनता है? स्कंदन कारक का, और उसमें फंस कौन जाती है? आरबीसी डब्ल्यूबीसी प्लेटलेट। तो भाई स्कंदन कारक और आरबीसी डब्ल्यूबीसी प्लेटलेट को हटा दो रक्त में से, तो बचा क्या? खुद दिमाग लगा लो। अगर ये गुच्छा जो बना हुआ है इसमें स्कंदन कारक है, तो अगर एक तो मैंने स्कंदन कारक हटा दी है और एक मैंने आरबीसी डब्ल्यूबीसी प्लेटलेट भी इसमें फंसी हुई है, ये हटा दी, तो बताओ क्या इसमें सीरम ही बचा या नहीं बचा? बोलो, किसी को डाउट है तो? पक्का समझने पे ध्यान दिया? ठीक है। तो अगर हम बात करें कि सीरम बचा, तो इन्होंने देखा कि अगर ऐसा हो जाता है तो भी एक पतली सी तरल की लेयर जो होती है वो यहां पर ऊपर तैरती रहती है, और यही क्या कहलाता है? सीरम। क्या कहलाता है बच्चों? तो रक्त का थक्का बनने के बाद भी एक पतला सा द्रव जो है वो बच जाता है, जिसका थक्का नहीं बनता, वो है प्लाज्मा माइनस स्कंदन कारक। क्या है बच्चों? वो प्लाज्मा माइनस स्कंदन कारक, वही तो लिखा है नीचे बच्चों। और बच्चों ये पतली सी परत जो सीरम की थी, इसी में उन्होंने क्या पाया? उसी के अंदर उन्होंने प्रतिरक्षी उपस्थित थे, वो जो एंटीबॉडी थी। भाई सिंपल सी बात है, मैंने बोला बी लिम्फोसाइट एंटीबॉडी बनाती है। कौन बेड़ो? बी लिम्फोसाइट एंटीबॉडी बनाती है, और बी लिम्फोसाइट अगर प्रतिरक्षी का निर्माण करती है तो कहां बनाती है? बी लिम्फोसाइट तो रक्त में होती है, तो बनाती भी कहां होगी? रक्त में। तो फिर क्या प्रतिरक्षी बनकर आरबीसी डब्ल्यूबीसी प्लेटलेट के अंदर चले जाते हैं? नहीं। तो इसका मतलब प्रतिरक्षी फिर कहां होते हैं? प्लाज्मा में। समझ गए? और प्लाज्मा में भी अगर मैं स्कंदन कारक हटा दूं तो क्या बचा? तो इस सीरम के अंदर एंटीबॉडी होती है या नहीं होती? उस एंटीबॉडी को लिया गया, कैसे? बोले सर सीरम में से एंटीबॉडी कैसे निकालोगे? सेंट्रीफ्यूगेशन तकनीक सुनी आपने? उससे निकाल लिया और उस बच्ची को दिया गया उस एंटीबॉडी को, और वो बच्ची बिल्कुल ठीक हो गई। इस तरह से एंटी डिप्थीरियल सीरम बनाया गया। डिप्थीरिया के विरुद्ध बनाया ना बच्चों? तो एंटी डिप्थीरियल सीरम, ऐसा सीरम जिसमें डिप्थीरिया जीवाणु के विरुद्ध एंटीबॉडी हो, वो क्या कहलाया? एंटी डिप्थीरियल सीरम। बताओ सक्रिय प्रतिरक्षा या निष्क्रिय? क्योंकि एंटीबॉडी उस बच्ची की नहीं थी, अब वो किसी और की थी। किसकी? भेड़ की। भेड़ में एंटीबॉडी बनाकर उस बच्ची में दे दिया गया और बच्ची ठीक हो गई। ऐसे ही बाद में एंटी रेबीज सीरम बनाया गया, सुना होगा आपने रेबीज। ऐसी एंटी टिटेनस सीरम बनाया गया, टिटेनस सुना है? ठीक है। ऐसे अलग अलग बनाए गए। और फिर जब ऐसा देखा साइंटिस्ट ने कि भाई हम एनिमल्स को क्यों परेशान कर रहे हो, ये हम कभी हॉर्स के अंदर एंटर करवा देते हैं, कभी कैट में एंटर करवा देते हैं, कभी शीप में एंटर करवा देते हैं, आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? ये एंटीबॉडी जो होती है डिप्थीरिया जीवाणु के विरुद्ध एंटीबॉडी कैसी होती है एक बार देख लो, पढ़ लो, और उसके जैसी उससे मिलती जुलती एंटीबॉडी लेबोरेटरी में बना दो ना। ऐसे रेडीमेड एंटीबॉडीज बनाई जाने लगी। तो आज बताइए, आपकी तबीयत खराब होती तो आपके अंदर क्या किसी भेड़ के अंदर इंजेक्शन ब्लड निकाल के फिर आपके अंदर पहुंचाते हैं या सीधा टैबलेट खाते हैं आप? तो वही तो बात है कि आजकल वही एंटीबॉडी सीधा कहां बनाई जाने लगी है? फार्मा कंपनीज में बनाई जाने लगी, और वो रेडीमेड एंटीबॉडी आप लेते हैं और आप ठीक हो जाते हैं। यहां से निष्क्रिय प्रतिरक्षा की शुरुआत हुई।
आप जो भी टेबलेट खा रहे हैं वो सक्रिय प्रतिरक्षा है निष्क्रिय? निष्क्रिय। मेरा प्रतिरक्षा तंत्र काम नहीं कर रहा, मैं मेडिकल स्टोर गया, टेबलेट खाई तो मेरी तबीयत ठीक हुई, मेरे प्रतिरक्षा तंत्र से या टेबलेट से? टेबलेट से। समझे क्या बेटो? ठीक है, तो मेरा प्रतिरक्षा तंत्र की सक्रिय भागीदारी नहीं रही, किसकी रही? टैबलेट की। कौन सी प्रतिरक्षा मिली मुझे? निष्क्रिय प्रतिरक्षा। क्लियर होती बात सभी को? यहां से तो एंटी सीरम में मिलने वाली एंटीबॉडी, क्या सीरम में एंटीबॉडी कहां से आई? ये बात समझ में आई? आपके अंदर कोई प्रतिजन चला जाए, कोई एंटीजन चला जाए और उसके विरुद्ध एंटीबॉडी बन रही है, ये मुझे पता करना है, तो उस एंटीबॉडी को पता करने के लिए मैं आपके रक्त को निकालूंगा, आपका सीरम बनाऊंगा और सीरम के अंदर जो एंटीबॉडी होगी उसका आकलन करूंगा, बताऊंगा कि आपके अंदर एंटीबॉडी है या नहीं है। समझ गए क्या? तो एंटीबॉडी की उपस्थिति से रोग का पता लगा लिया मैंने, उल्टा जांच करके ये जांच कर लेते कई बार। जैसे हेपेटाइटिस बी किसी को हुआ, तो किसी को हेपेटाइटिस बी होने पर मैं ऐसा करूंगा कि अच्छा, जैसे इस व्यक्ति ने बोला कि मैं अपना रक्त जो है वो दान करना चाहता हूं, ठीक है, ब्लड डोनेट करना चाहता हूं। आपको पता है रक्त जो है वो हेपेटाइटिस बी एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में जा सकता है रक्त द्वारा, दूषित सुई द्वारा, याद आ रहा है? ठीक है, तो इस व्यक्ति ने अगर अपना रक्त देने के लिए कहा तो पहले इसका हॉस्पिटल में चेकअप किया जाएगा इसके ब्लड का, कि कहीं इसके अंदर HIV वायरस तो नहीं है, कहीं इसके अंदर हेपेटाइटिस बी वायरस तो नहीं है। और हेपेटाइटिस बी वायरस का पता कैसे करूंगा? कोई बड़ी बात नहीं है कि अरे इसके रक्त में हेपेटाइटिस बी वायरस पता कर लेंगे, कोई बड़ी बात नहीं बच्चों। इसके रक्त में हेपेटाइटिस बी वायरस पता करने के लिए मैं इसके रक्त को ऐसे रख दूंगा, थोड़ी देर बाद इसका जो है वो जो है रक्त का थक्का बनेगा, ऊपर एक लिक्विड तैरता रहेगा, वो सीरम कहलाएगा। उस सीरम में एंटीबॉडी होगी, एंटीबॉडी का अध्ययन करके मैं पता कर लूंगा कि इसमें एंटीबॉडी जो है वो हेपेटाइटिस बी एंटीजन के विरुद्ध एंटीबॉडी तो नहीं है। अगर एंटीबॉडी हुई इसका मतलब एंटीबॉडी है, इसका मतलब एंटीजन भी है, और एंटीजन है इसका मतलब इसको हेपेटाइटिस बी है, इसलिए इसको बोल दिया जाएगा नहीं बेटो तू रक्त नहीं दे सकता, क्योंकि तू रक्त के साथ साथ क्या देगा? हेपेटाइटिस बी भी देगा। समझ पा रहे हैं आप? अरे समझे क्या बच्चे? ठीक है, तो याद रखिएगा कि ये एंटी सीरम शब्द समझ में आया होगा आपको। तो अब एक और शब्द बताइएगा, व्हाट इज एंटी वेनम? ऐसा वेनम, वेनम मतलब विष, जिसमें क्या प्रेजेंट हो? एंटीबॉडी। अरे नहीं, अब की बार एंटी वाला ही है, समझ के बच्चों? अब की बार एंटी, हर जगह एंटीबॉडी नहीं लगाना कि सर एंटी सीरम का मतलब, अच्छा एंटी सीरम का मतलब यह था ऐसा सीरम जिसमें एंटीबॉडी हो। एक एंटी वेनम में यह मत लगाना ऐसा वेनम ऐसा विष जिसमें एंटीबॉडी हो। ठीक है, ऐसे तो अगर ऐसे मिल जाए एंटीबॉडी तो बोले सांप डस ले, एंटीबॉडी दे दे। सही बात है, लिखिएगा एंटी वेनम प्रतिविष, एंटी वेनम प्रतिविष। लिखिएगा स्नेक तथा कीटों, सांप तथा कीटों के विष के विरुद्ध प्रतिरक्षी के विष, वेनम, वेनम बोलते ना विष को, के विरुद्ध प्रतिरक्षी एंटी वेनम कहलाते हैं। विरुद्ध बोला है बच्चों, है ना? एंटी वेनम कहलाते हैं। तो बताइए बच्चों, क्या एंटी वेनम जो है वो सक्रिय प्रतिरक्षा दे रहे हैं या निष्क्रिय? निष्क्रिय। भाई सिंपल सी बात है, किसी को स्नेक बाइट हो गया, किसी को सर्पदंश हुआ, सांप ने डंक मार दिया, सही बात है ना, दांत मार दिया, ठीक है, ऐसे बोलते हैं, बिच्छू ने डंक मार दिया, अब तो ठीक है। ठीक है, तो अगर ऐसा हो गया तो उस कंडीशन के अंदर बताइए आप क्या ये वेट करेंगे? आप बोलेंगे अरे तेरे पास खुद का प्रतिरक्षा तंत्र है और तेरा प्रतिरक्षा तंत्र अनुक्रिया देगा, तेरे अंदर एंटीबॉडी बनेगी। अरे वो बोलेगा भाई ले चल, भाई सही में झाग आ रहे मुंह में से ले चल, ठीक है, सब कुछ चकरा रहा है, ठीक है। बोलेगा नहीं, मुझे सर ने पढ़ाया है
कि एक्टिव इम्यूनिटी भी होती है और पैसिव भी होती है। तेरे अंदर खुद का प्रतिरक्षा तंत्र है, तेरा प्रतिरक्षा तंत्र खुद एंटीबॉडी बनाएगा और तेरे इस एंटीजन के विरुद्ध, इस विष के विरुद्ध कार्य होगा। तो कार्य तो होगा बच्चों, लेकिन वो जब तक निकल लेगा। ठीक है, तो याद रखें बच्चों, इसीलिए आप उसे जल्दी से लेकर पहुंचिए अपने नजदीकी क्या अस्पताल में। ठीक है, और वहां पर ले जाकर उसे दीजिए एंटीडॉट, ऐसे बोलते हैं ना एंटीडॉट, है ना, मतलब एंटी वेनम जो प्रतिविष होगा, जिसमें ऐसी चीजें होंगी जो उस वेनम के विरुद्ध एंटीबॉडी होगी। समझ गए क्या सभी? ठीक है, और बाहर से दी जा रही है तो वो क्या होंगी बच्चों? क्या होंगी? निष्क्रिय प्रतिरक्षा। यस, कहां से आते हैं ये केस? अभी कहां पढ़ा तूने? आर्टिकल में? आर्टिकल, चल बोल, तू जल्दी बोल। हाँ, फिर उसने सांप को काटा। हाँ हाँ हाँ, हो जाता है। देखो, वेनम और पॉइजन में अंतर क्या है? कोई आपसे पूछे वेनम में और पॉइजन में क्या अंतर है, क्या आप ऐसे बोलते हैं सांप का पॉइजन? सांप का पॉइजन बोलते हैं? नहीं बोलते ना। पॉइजन और विनम एक शब्द क्यों बनाया गया? पॉइजन वो चीज होती है जो सब पर एक जैसा प्रभाव डालती है। पॉइजन का मतलब जो हर व्यक्ति के ऊपर हर चीज पर एक जैसा प्रभाव डाले, वो पॉइजन है, वो सही में विष है। ठीक है, और वेनम जो होता है, हम इसको विष तो बोल देते हैं हिंदी में, लेकिन इंग्लिश में वेनम शब्द का मतलब अलग है। वेनम का मतलब ये होता है जो अलग अलग व्यक्तियों में अलग अलग प्रभाव का, अलग अलग तरह का प्रभाव डालता है। कुछ लोगों को सर्पदंश होने के बाद भी कुछ नहीं होता, कुछ लोगों के बाद सर्पदंश में कम नुकसान होता है, कुछ लोग बड़ी जल्दी ही मर जाते हैं। तो हर व्यक्ति की वेनम के प्रति प्रतिक्रिया क्या होती है? अलग अलग होती है। इसलिए वेनम के विरुद्ध प्रतिक्रिया हमारे प्रतिरक्षा तंत्र पर निर्भर है बच्चों। ठीक है, जल्दी रेस्पॉन्स आएगा, स्लो रेस्पॉन्स आएगा, नहीं आएगा रेस्पॉन्स। तो याद रखिएगा कि प्रतिरक्षा तंत्र जो होता है उसकी एक जैसी प्रतिक्रिया वेनम के लिए नहीं होगी, लेकिन किसके लिए एक जैसी होगी? पॉइजन के लिए। इसलिए पॉइजन, अगर मैं पॉइजन किसी एक व्यक्ति को खिलाऊंगा, ये भी मरेगा, वो भी मरेगा, वो भी मरेगा, वो भी मरेगा, लेकिन वेनम में ऐसा हो सकता है इस पर प्रभाव ना हो, इस पर थोड़ा ज्यादा हो, इस पर बहुत ज्यादा हो, उस पर ठीक ठाक हो। इसीलिए वेनम को आप पॉइजन से थोड़ा सा अलग रखते हैं, शरीर की प्रतिक्रिया अलग अलग होती है। सांप कैसे मर गया? नहीं बच्चों, एक्चुअली क्या है, सांप को तो कैसे मर सकता है? सांप तो कुछ नहीं, ये तो जो है वो ऐसी कई चीजें हैं जो हम जो है वो सुन लेते हैं, और सुनने के बाद उसका कोई सिर पैर की बात नहीं होती। हाँ, वह कुछ भी आई हो, ठीक है, वो सांप किसी और कारण से मर गया होगा, उसने केवल वही नहीं कहीं और भी कुछ खाया होगा, ठीक है, वैसे मर गया होगा। तो ऐसे हम नहीं बोल सकते बच्चे, ऐसे किसी बात पे। ठीक है, यस, क्या पता रात को दारू पी के आया होगा वो आदमी ठीक है, तो वो दारू पी ली, उसके जैसे उसने नशा उसके अंदर भी चला गया। यस, तो बच्चों चलिए, अब हम जिसके बारे में बात करते हैं वो है प्रतिरक्षा। और प्रतिरक्षा दो प्रकार की, कौन कौन सी? बोलो। इन्नेट, इन्नेट या इनबॉर्न या कॉन्जेनाइटल या सहज या जन्मजात। प्रतिरक्षा, जबकि दूसरी है एक्वायर्ड या फिर एडेप्टिव या फिर उपार्जित प्रतिरक्षा। तो बच्चों दो प्रकार की प्रतिरक्षा है, एक होती है इनेट इम्यूनिटी, जिसे हम इनबॉर्न इम्यूनिटी या कंजेनाइटल भी कहते हैं। नाम से समझ में आ रहा होगा, सहज से तो नहीं आ रहा होगा, लेकिन जन्मजात से जरूर समझ में आ रहा होगा। ठीक है, और दूसरी है एक्वायर्ड या एडेप्टिव या उपार्जित प्रतिरक्षा। जल्दी नोट करें।
नहीं होगा। एक्चुअली क्या होता है कि एंटी विनम विष को तो खत्म करता है, लेकिन विष के बनने के कारण को खत्म नहीं करता ना, है ना। जैसे सांप के अंदर जो विष बना हुआ है उसको तो खत्म कर दिया जाएगा, लेकिन आपको पता है सांप में विष बनता कहाँ है? सांप में विष जो बनता है उसकी लार ग्रंथियों का रूपांतरण है। सांप की जो लार ग्रंथि होती है उसमें से भी जो लार ग्रंथि का नाम है पैरोटिड लार ग्रंथि, ठीक है। पैरोटिड लार ग्रंथि ही उसकी विष ग्रंथि में रूपांतरित हो जाती है। तो ग्रंथि के अंदर जो बन रहा है उसको तो खत्म नहीं कर सकते, वो तो बन रहा है, लेकिन जो बन चुका है उसको खत्म कर देंगे। समझ रहे इस बात को? तो एक विष है अगर बना हुआ तो उसको एंटी वेनम खत्म कर देगा, लेकिन बनने का जहां बनता है उस सोर्स को थोड़ी खत्म कर रहे हैं आप, फिर वापस नया बनना शुरू होगा। समझ गए इस बात को? अगर उसकी, वही तो मैं बोल रहा हूं बेटा, अब आप समझो तभी तो मैं बोल रहा हूं। अब आगे ये बात बोला था, अगर उसकी विष ग्रंथियों को निकाल दिया जाए, समझ गए इस बात को? अगर उसकी विष ग्रंथियों को निकाल दिया जाए या फिर उसके नुकीले दांतों को तोड़ दिया जाए, तो वो उसके पास अगर ग्रंथि तो है लेकिन वो आपके अंदर पहुंचाएगा कैसे विष को? अब लेकिन उसके दांत नुकीले होंगे तो वो छेद करेगा, और उसके नुकीले दांत जो होते हैं उसको बोलते हैं फैंग्स। क्या बोलते हैं? फैंग्स। उनमें खोखले दांत होते हैं बच्चों, उन खोखले दांतों के अंदर एक छिद्र बना होता है, जैसे वो काटता है तो अंदर अपने दांतों से विष को पहुंचाता है, ठीक है, उन खोखले दांतों से। और खोखले दांतों के बिल्कुल कहा, बिल्कुल बेस पर लगी हुई होती है पैरोटिड लार ग्रंथि, तो वहां से विष जो है वो दांतों से होता हुआ आता है। अब अगर आपने दांत ही तोड़ दिया तो वो अंदर पहुंचाएगा कैसे? छेद ही नहीं कर पाएगा ना आपकी स्किन पे। अगर मैं ऐसे विष पकड़ लूं स्नेक का पॉइजन, क्या मुझे कुछ होगा? क्या कुछ नहीं होगा। समझ गए इस बात को? इसलिए वो उसके दांत तोड़ देते हैं, उसके मैग्जिलरी दांत, कौन से दांत? मैग्जिलरी दांतों को तोड़ देते हैं, या फिर उसकी विष ग्रंथि ही निकाल देते हैं। समझ गए? हाँ बेटा, आपकी अगर मैं ग्रंथि निकाल दूं कोई बहुत बड़ी बात नहीं बेटा। आपकी लाल ग्रंथि निकालना बहुत बड़ी बात नहीं है। आपकी लाल ग्रंथि क्या बहुत बहुत अंदर गहराई में उपस्थित है? नहीं बच्चे, आपकी बक्कल मुख गुहा के भी ठीक बाहर है, तो उसको निकालना बहुत बड़ी बात नहीं है। क्या देना पड़ा? एनेस्थीसिया दे दो। हाँ दे दिया। हाँ, और क्या? तुम्हें क्या लग रहा है कि तुम लोगों को पागल बनाने वाले जो ये स्नेक लेकर ये घूमते हैं, इनमें दिमाग नहीं है? है ना, तो करते हैं वो भी अपने दिमाग से काम। ठीक है। सांप में नहीं बनती क्यों? उसके लिए उसका जहर है ही नहीं बच्चों। सांप के लिए, सांप का विष जो है वो आपके लिए विष है, वो उसके लिए पाचक रस है। क्या है? याद रखना बच्चों, लाल ग्रंथि बता तो रहा हूं मैं, ठीक है। लाल ग्रंथि का स्त्राव है, वो उसका पाचक रस है। चलिए, सहज प्रतिरक्षा और एक्वायर्ड इम्यूनिटी, बच्चों समझने पे ध्यान दें। समझ रहे हो बच्चे? ठीक है। एक्वायर्ड इम्यूनिटी के बारे में बात कर लेते हैं बच्चों। और इनेट इम्यूनिटी, बच्चों ऐसी इम्यूनिटी जो हमारे पास जन्म से उपस्थित है, वो कौन सी है? सहज प्रतिरक्षा। और जो इम्यूनिटी हमने जन्म के पश्चात प्राप्त की है वो कौन है? एक्वायर्ड। सुन रहे हो? जो जन्म के पश्चात प्राप्त की है वो क्या है? एक्वायर्ड। बच्चों लेकिन एक जगह कंफ्यूजन होता है, इसलिए मैं पहले ही क्लियर कर दूं। कई बच्चे ऐसे बोलते हैं, सर हमें माता से IgA मिली है और माता से IgG मिली है, और ये तो हमें जन्म के समय मिली है और एक जन्म से पहले मिली है। IgG तो जन्म से क्या मिली है? पहले। अरे प्लेसेंटा को क्रॉस करके कौन आई है? और कोलोस्ट्रम से कौन मिली है? खीस से। याद है ना बच्चों? तो याद रखें बच्चों, तो बच्चे कंफ्यूज होते हैं, सर इसको हम इन्नेट में रखें या उपार्जित में? उपार्जित में। याद रखना बच्चों, उपार्जित की है, वो माता से उपार्जित की है। किससे उपार्जित की है? तो आप इस चीज में कंफ्यूज होंगे या नहीं होंगे आगे से? बोले माता से मिलने वाली IgG तथा IgA हमें कौन सी इम्यूनिटी देती है? इन्नेट या एक्वायर्ड? सहज या उपार्जित? उपार्जित। ठीक है। लेकिन जो इम्यूनिटी हमारे पास जन्म से उपस्थित है, जैसे हमारी त्वचा हमें जो प्रतिरक्षा देती है, जन्म से उपस्थित है। हमारी भक्षक कोशिकाएं, हमारी श्लेष्म कला, हमारे नाक में, हमारे ईयर में मिलने वाले हेयर्स, हमारे कान में मिलने वाला कर्ण मोम, सही बात है, ठीक है। ये सभी जो है वो हमें कैसी प्रतिरक्षा दे रहे हैं बच्चों? ये सभी हमें दे रहे हैं सहज प्रतिरक्षा। ये जन्मजात प्रतिरक्षा देते हैं। लेकिन एक प्रतिरक्षी आया और आपके प्रतिरक्षा तंत्र ने उसके विरुद्ध एक प्रतिजन आया, एंटीजन आया, उसके प्रतिरक्षा तंत्र ने आपके उसके विरुद्ध एंटीबॉडी बनाया। तो बताओ बच्चों, ये जन्म से है या बाद में बनाई गई है? बाद में बनाई गई है। एंटीबॉडी बनाई गई है प्रतिजन के आने के विरुद्ध।
तो याद रखिएगा ये है बच्चों कैसी, उपार्जित प्रतिरक्षा। तो जो जन्म से है वो कौन, जो जन्म के पश्चात प्राप्त की वो कौन। दूसरी बात, अगर हम बात करें कि इन्नेट इम्यूनिटी पादपों में होती है या जंतुओं में, इन्नेट इम्यूनिटी पादपों में होती है या जंतुओं में, बताइए बच्चों। याद रखिए दोनों। सहज प्रतिरक्षा तो दोनों में ही है, ठीक है। रोग कारक जब आता है तो उसे रोकने के लिए बाहरी त्वचा हमारी मदद करती है और उनमें भी बाहरी आवरण जो होता है पादपों पे वो मदद करता है, ठीक है। हाँ, सारी नहीं है, जैसे बोले हमारे अंदर भक्षक कोशिका है तो क्या पादपों में भक्षक कोशिका है, नहीं ना बच्चों। तो सारी तो नहीं है, लेकिन सहज प्रतिरक्षा पादपों में भी पाई जाती है। लेकिन ये जो इम्यूनिटी है कौन सी बच्चों, उपार्जित प्रतिरक्षा, ये केवल और केवल किसका गुण है, जंतुओं का। और जंतुओं में भी उच्च जंतुओं का, उच्च जंतु मतलब उच्च कशेरुकी जीव, आप समझ गए होंगे बच्चों, मैं बात कर रहा हूं सरीसृप की, पक्षियों की, स्तनधारियों की, समझ रहे हैं क्या, ठीक है। तो याद रखिएगा उपार्जित प्रतिरक्षा जिसमें एंटीबॉडी बनती है, ये एंटीबॉडी कभी आपने सुना है कि पॉलीफेरा के सदस्यों में एंटीबॉडी बनती है, स्पंज में नहीं ना बच्चों। तो सभी जंतुओं में भी नहीं, ये केवल जंतुओं में मिलेगा और उसमें भी केवल हायर एनिमल्स में, उच्च जंतुओं में मिलेगा। समझ गए इस बात को। जबकि अगर हम बात कर लेते हैं अगला पॉइंट कि ये जो सहज प्रतिरक्षा है ये रोग कारक के लिए अविशिष्ट है। क्या रोग कारक अविशिष्ट का मतलब समझते हैं आप बच्चों? सहज प्रतिरक्षा कहती है कि मैं सभी प्रकार के रोग कारक के लिए एक जैसी प्रतिक्रिया दूंगी, एक जैसी प्रतिक्रिया। मेरी त्वचा है और मेरी त्वचा कहती है कि भैया मैं तो बैक्टीरिया, अगर तुम आओ तो तुमको भी नहीं जाने देने वाली, और अगर वायरस तुम कहोगे कि मैं शरीर में चला जाऊं तो तुम्हारे लिए भी मैं अपारगम्य हूं, और अगर तुम प्रोटोजोआ तुम कहो कि तुम चले जाओगे तो तुम्हारे लिए भी तुम भी कोई लाड़ सब नहीं हो। समझ गए इस बात को? इसका मतलब हमारा प्रतिरक्षा तंत्र, हमारी त्वचा जो है, हमारी सहज प्रतिरक्षा जो है वो हर प्रकार के रोग कारक के लिए एक जैसी प्रतिक्रिया देती है। इसीलिए उसे क्या कहा जाता है? अविशिष्ट। रोग कारक अविशिष्ट, समझ गए। लेकिन इधर आप देखेंगे, इसके लिए आप देखेंगे कि अगर मेरे शरीर में ये बैक्टीरिया, ये जीवाणु प्रवेश कर गया, ये विषाणु प्रवेश कर गया, ये प्रोटोजोआ प्रवेश कर गया, वो कवक प्रवेश कर गया, वो अगर हम बात करें कि हेलमिंथ प्रवेश कर गया, सुने ना आपने, कृमि प्रवेश कर गया, तो मेरा प्रतिरक्षा तंत्र बोलेगा कोई बात नहीं, आने दो, ठीक है। सबके लिए अलग अलग तरह की एंटीबॉडी बनाई जाएगी। जीवाणु तुम्हारे लिए अलग एंटीबॉडी, कृमि तुम्हारे लिए अलग एंटीबॉडी, विषाणु तुम्हारे लिए अलग एंटीबॉडी, प्रोटोजोआ तुम्हारे लिए अलग एंटीबॉडी, कवक तुम्हारे लिए अलग एंटीबॉडी, सबके लिए अलग अलग तरह की एंटीबॉडी बनाई जाएगी। सबको मारा जाएगा, चुन चुन के मारा जाएगा, ठीक है। चुन चुन के मारने का मतलब यहां पर बोल रहे हैं कि सबके लिए, ऐसा नहीं मेरा इम्यून प्रतिरक्षा तंत्र बोले अच्छा बैक्टीरिया, जीवाणु, विषाणु सब आ गए, ये लीजिए मैं एंटीबॉडी बनाता हूं, एक एंटीबॉडी बनाई वो सबको मार रही है, नहीं। हर एक प्रकार के रोग कारक के लिए अलग प्रकार की एंटीबॉडी बनाई जाएगी। हर एक रोग कारक के लिए एक विशिष्ट एंटीबॉडी बनाई जाएगी, स्पेसिफिक एंटीबॉडी बनाई जाएगी। इसलिए यह है रोग कारक विशिष्ट। क्या है? रोग कारक विशिष्ट। क्या हुआ बेटा? ऐसे बैठते हैं क्लास में बच्चे? नहीं ना, ठीक है। मैं ऐसे पढ़ा लूं आपको, चलेगा? नहीं ना, अच्छा नहीं लगेगा ना, है ना? तो मुझे भी अच्छा नहीं लगता बेटा, है ना, ठीक है। हाँ नहीं भाई, ये बताओ ना, मास्टर भी तो थक सकता है ना, ठीक है। तो पढ़ा लूं ऐसे? बोले हाँ सर, चलेगा चलेगा चलेगा, ठीक है। हाँ सुनो, तो क्या बोल दिया था? रोग कारक के लिए क्या होगी? विशिष्ट होगी, ठीक है। तो रोग कारक विशिष्ट होगी, उपार्जित प्रतिरक्षा। अच्छा जी, ये बताओ स्मृति का गुण क्या हमारी सहज प्रतिरक्षा में होगा? सहज प्रतिरक्षा में कभी स्मृति का गुण नहीं होगा बच्चों। ऐसा तो है नहीं ना कि मेरी त्वचा जो है, एक जीवाणु आया और मेरी त्वचा पे आकर जो आया तो मेरी त्वचा ने उसको बोल दिया नहीं नहीं, ठीक है, आपका प्रवेश वर्जित है, ठीक है, ठीक है। तो उसके बाद जो है वो 2 महीने बाद फिर से ये आ गया, यही वाला जीवाणु, बोले आप पहले तो जाने नहीं देता, अब तो जाने दे। बोले कौन है, निकल। समझ गए? तो हमारी जो सहज प्रतिरक्षा है उसमें स्मृति का गुण नहीं है, लेकिन वहां पर क्या बोला था?
सबको मारा जाएगा, चुन चुन के मारा जाएगा और हर एक गोली का हिसाब रखा जाएगा। ठीक है, याद रखा जाएगा कि उस कृमि को मारने के लिए किस प्रकार की एंटीबॉडी बनाई गई थी, ताकि भविष्य में उस प्रकार का कृमि वापस से आए तो हमारा प्रतिरक्षा तंत्र दे द्वितीय प्रतिरक्षा अनुक्रिया, सुना होगा आप सभी ने, सेकेंडरी इम्यून रेस्पॉन्स, जो पहले की तुलना में बहुत ज्यादा प्रभावी हो, क्विक हो, हाईली इंटेंसिफाइड, उच्च तीव्रता का हो। सुना है क्या आप सभी ने? ठीक है, तो याद रखिएगा स्मृति का गुण हमें मिलेगा, उपार्जित प्रतिरक्षा में, सहज में नहीं मिलेगा। क्या मैंने आपको जो बेसिक बातें बताई समझ में आई? पक्का? जल्दी से 4 डिफरेंस लिखिएगा। इन्नेट में लिखें, सहज प्रतिरक्षा में लिखें जन्म से उपस्थित, उपार्जित में लिखें जन्म के पश्चात प्राप्त की जाती है। ये सामान्यतः बात कर रहे हैं बच्चों, थोड़ा बहुत यहां पर वेरी कर जाता है, ऐसा नहीं है ना, ये एक इन जनरल स्टेटमेंट बोलते ना, वो वाली बात है। इसमें थोड़ा सा मैं कर सकता हूं इसमें गड़बड़ की, सर क्या त्वचा जो है वो जन्म के बाद आई है क्या? हम माँ के पेट में तब त्वचा नहीं आई थी क्या? है ना, तो ऐसे ऐसे मैं बहुत जनरल बात कर रहा हूं, सामान्यतः की बात की चल रही है ना, तो इसमें अपने को ज्यादा इतना अंदर जाके दिमाग नहीं लगाना कि त्वचा क्या जन्म के बाद ही आई थी क्या, या जन्म से ही थी क्या, उससे पहले नहीं थी क्या? क्या हमारे अंदर जन्म से पहले एंटीबॉडी नहीं बनी थी क्या? बनी थी। माता के जब आप माता के पेट में थे, उस अवस्था में अगर आपके अंदर रोग कारक प्रवेश कर गया तो उस समय आपका प्रतिरक्षा तंत्र एंटीबॉडी नहीं बना रहा था क्या? तब भी बना रहा था। ठीक है, सामान्यतः ऐसे उल्टे सीधे केसेस को हम इसमें नहीं ले रहे हैं। समझ गए किस बात को? ठीक है, चलिए अगला पॉइंट लिखिएगा, सहज प्रतिरक्षा। सहज प्रतिरक्षा में लिख रहे हैं आप, है ना? सहज प्रतिरक्षा में लिखे पादप व जंतुओं दोनों में पाई जाती है, पादप व जंतु दोनों में पाई जाती है। उपार्जित में लिखें केवल उच्च जंतुओं का गुण है, उच्च कशेरुकी भी बोल सकते हैं, केवल उच्च कशेरुकी जंतुओं का गुण है। सहज में लिखें, सहज में लिखें यह रोग कारक अविशिष्ट प्रतिरक्षा है, रोग कारक अविशिष्ट, पैथोजन नॉन स्पेसिफिक, रोग कारक अविशिष्ट प्रतिरक्षा है। हिंदी में लिख लो बच्चों, क्या बोलते हैं इंग्लिश में? पैथोजन नॉन स्पेसिफिक। ठीक है, इधर लिखें रोग कारक के लिए विशिष्ट होती है, स्पेसिफिक होती है। उपार्जित में लिख रहे हैं रोग कारक के लिए। बच्चों ये पॉइंट तो समझ में आया ना बच्चों? पक्का? के लिए विशिष्ट होती है। सहज में लिखें, सहज में लिखें स्मृति का गुण अनुपस्थित, स्मृति का गुण कैरेक्टर ऑफ मेमोरी एब्सेंट, और दूसरी तरफ लिखें स्मृति का गुण उपस्थित। स्मृति का गुण उपस्थित लिखा बच्चों? चलिए जी, अगर ये बात हो जाती तो अब हम लिखते हैं, लिखिएगा हेडिंग लिखिएगा, ये डिफरेंस खत्म हो गए। अब हम इन्नेट इम्यूनिटी के बारे में शुरू करते हैं बच्चों। इन्नेट इम्यूनिटी तक ही टेस्ट में आएगा, बता दिया था मैंने आपको। ठीक है, तो इन्नेट इम्यूनिटी में लिखते हैं सहज प्रतिरक्षा के अवरोध, बैरियर्स ऑफ इन्नेट इम्यूनिटी, सहज प्रतिरक्षा के अवरोध, बैरियर्स ऑफ इन्नेट इम्यूनिटी। और सहज प्रतिरक्षा के अवरोधों में सबसे पहले आइए हम बात करते हैं जिस अवरोध की, वो है फिजिकल बैरियर, जिसे हम शारीरिक रोध,
या एनाटॉमिकल बैरियर भी कहते हैं। हाँ बच्चों, तो हम बात करते हैं सबसे पहले फिजिकल बैरियर या शारीरिक रोध, या फिर हम क्या बोलेंगे, एनाटॉमिकल बैरियर। क्या बोलेंगे, बोलो एक बार नाम, फिर से बोलो। पहला नाम हिंदी में, और ठीक है, एनाटॉमिकल बैरियर। कोई डाउट तो नहीं किसी को? पक्का? ठीक है, चलिए अगर ये बात हो जाती है तो आइए अब हम सबसे पहले क्या आता है इसमें वो सुनते हैं, उसके बाद लिखेंगे बच्चों। ठीक है, पहले सुनने पे ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले फिजिकल बैरियर में हम दो चीजों के बारे में बात करेंगे बच्चों, आपने नाम सुना ही होगा। एक तो है हमारी स्किन, कौन आएगी अभी मत लिखिए, स्किन, और दूसरी जो है वो स्किन जिसको हम बोलते हैं त्वचा, और दूसरी है हमारी म्यूकस मेम्ब्रेन, श्लेष्म कला। क्या बोलेंगे हिंदी में? श्लेष्म कला। तो दो चीजें हम इनमें लिखेंगे, बस सुनिए पहले बच्चों। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं हमारी स्किन के बारे में। बच्चों हमारी स्किन जो है, हमारी त्वचा जो है, वो सबसे पहले तो आपको पता ही एक अवरोध है, ये किसी भी रोग कारक को शरीर में प्रवेश करने से रोकती है। तो मेरे ख्याल से यहां पर तो कोई डाउट होना ही नहीं चाहिए, बात ही खत्म हो गई। त्वचा की परत जो है वो रोग कारक को अंदर जाने से रोक रही है। क्लियर? दूसरी बात, रोग कारक ने कहा कि अच्छा आप त्वचा आप रोक रहे हो तो हम तो आपके ऊपर ही वृद्धि कर लेंगे, तो हम आपके ऊपर ही, आप हम अंदर नहीं जा सकते तो हम यहीं पे वृद्धि कर लेते हैं। तो हमारे त्वचा ने कहा कि नहीं, आप यहां भी वृद्धि नहीं कर सकते क्योंकि यहां पर अम्लीय माध्यम है। कैसा माध्यम है बच्चों? त्वचा पर जो सीबम का स्राव होता है, आप जानते हैं तेल ग्रंथि, ठीक है, जो सीबम का स्राव होता है उसके कारण त्वचा का माध्यम अम्लीय बना रहता है। त्वचा की पीएच 3 से 5 होती है, और 3 से 5 पीएच आप समझ गए होंगे अम्लीय है या क्षारीय है। और अम्लीय पीएच पर बताइए कोई जीवाणु विषाणु आसानी से वृद्धि कर पाते हैं? नहीं कर पाते। ठीक है, तीसरी बात, अगर हम बात करें हमारे त्वचा की ये सबसे ऊपरी परत जो आपको दिख रही है, जिसको आपने सुना होगा अधिचर्म, है ना, एपिडर्मिस कहा जाता है, इसकी भी सबसे ऊपर वाली परत जो होती है जिसे हम स्ट्रेटम कॉर्नियम कहते हैं। क्या कहते हैं? ये परत किरेटिनीकृत स्तरित शल की उपकला की बनी होती है। क्या आपने 11वीं क्लास में सुना है कभी? हमारी त्वचा में मिलने वाले उपकला का नाम बोलिए, किरेटिनीकृत स्तरित शल की उपकला उत्तक। नहीं सुना? हमारी त्वचा में कौन सा उपकला उत्तक है? बोलो। किरेटिनीकृत। बच्चों जहां भी किरेटिनीकृत शब्द आ जाए मतलब वहां पर किरेटिन प्रोटीन आ गया, और जहां किरेटिन प्रोटीन आ गया इसका मतलब समझ लेना वो भाग होगा मृत, वो भाग होगा अकेंद्रकीय, नॉन न्यूक्लिएटेड। उस भाग में केंद्रक नहीं होगा और वो भाग मृत होगा। चाहे वो आपके इस हेयर का शाफ्ट हो, चाहे वो आपके नाखून हो, चाहे पक्षियों की बीक हो, चोंच हो, जानवरों के सींग हो, ठीक है, अन्य जंतुओं के खुर हो, सुने ना बच्चों आपने, ठीक है, और आपकी त्वचा की ऊपरी परत हो, इन सब जगह क्रिएटिन प्रोटीन के कारण सीधा सीधा हम बोल सकते हैं कि यहां पर मिलने वाली कोशिकाएं जीवित होंगी या मृत। और बताइए बच्चों, क्या ये मृत मतलब मैं ये कहूंगा कि मेरी त्वचा तो बंजर जमीन है, क्या ही करेगा पगले? समझे कि तो तीन चीजें मेरी त्वचा कह रही है कि मैं अंदर जाने नहीं दूंगी। जीवाणु विषाणु बोल रहा है यही वृद्धि कर लूंगा, बोले अम्लीय माध्यम है, कैसे करेगा? मारा जाएगा। बोले फिर भी कोई बात नहीं, हम तो रह लेंगे। बोले फिर क्या ही करेगा पगले? कुछ भी नहीं है, यहां बंजर जमीन है, मृत कोशिकाओं का आवरण है। फिर भी कवक कहता है खुजली तो कर ही दूंगा। याद है ना बच्चों? तो हम ये बात ऐसे नहीं कर रहे कि अच्छा हमारे शरीर में इतनी चीजें तो सर खुजली की हो जाती है। सही बात है ना? फिर बोलते सर वो ईचिंग हो जाती है ना बच्चों, कवक का संक्रमण तो हो ही जाता है ना, दाद खाज खुजली, सुना है आप सभी ने? तो अगर वो क्यों हो जाता है तो बच्चों हम ये बात थोड़ी कह रहे हैं, हम तो हमारी बड़ाई कर रहे हैं, फिर उसके बाद एक बार कवक की बड़ाई कर लेंगे। ठीक है, क्योंकि उद्योग विकास तो हमारा अकेले का तो हुआ नहीं है, उद्योग विकास उनका भी हुआ है। हम बोल रहे हैं हम उद्योग विकास में अपने आप को अधिक जो है वो रोग कारकों से बचाने के लिए अधिक और अनुकूलित होते जा रहे हैं,
तो जीवाणु विषाणु बोल रहा है मैं भी स्ट्रांग होता जा रहा हूं, मैं भी कोरोना बन के आ रहा हूं। समझ रहे? तो उद्विकास सबका हो रहा है। तो हम अभी हमारी बड़ाई कर रहे हैं। एक मूवी होती है ना बच्चों, एक मूवी चालू होती है, सबसे पहले हीरो को दिखाते हैं, है ना, कॉमेडी करते हुए दिखाते हैं, डांस वांस करते हुए दिखाते हैं, ठीक है, और उसी बीच में दो चीजें चल रही होती है। साथ में हीरो दिखा रहे होते हैं, 5 मिनट का 10 मिनट का हीरो का सीन दिखाते हैं, इतने में विलन को दिखा रहे होते हैं। वो विलन जो है वो आम जनता को मार रहा होता है, सही बात है ना, लोगों पे अत्याचार कर रहा होता है, ठीक है, और इधर हीरो डांस कर रहा होता है। दो दो चल रही होती पिक्चर, देखा है ना बच्चा आपने? फिर उसके बाद एक पॉइंट आता है जहां पर हीरो और विलन का आमना सामना होता है, ठीक है। तो पहले की मूवीज में तो हीरो जीत जाता था, आजकल तो विलन जीतता है ना, ठीक है, क्योंकि विलन ही हीरो होता है, ठीक है। तो आजकल तो कुछ भी बन जाती है ना बच्चों मूवी। तो अगर हम बात करते हैं कि फिर वो आमना सामना कराएंगे हम, तो अभी हम केवल अभी हम हीरो की बड़ाई कर रहे हैं, हमारा शरीर हीरो है, ठीक है, और ये बैक्टीरिया वायरस सारे विलन है। फिर हम उसके बाद इनकी लड़ाई करवाएंगे तो देखेंगे कौन जीतेगा कौन हारेगा, ठीक है। हार गए तो रोग, जीत गए तो प्रतिरक्षा तंत्र जीत गया, और क्या, एंटीबॉडी। क्लियर है बच्चों? ठीक है, यस। तो अगर हम बात कर लेते हैं कि ये मत सोचिएगा बार बार कि अच्छा इतनी सारी तो सब भक्षक कोशिकाएं भक्षण कर देती है तो फिर रोग क्यों होता है। समझ गए ना बच्चों? ठीक है, हम हमारी तरफ से बता रहे हैं कि हम इतना अच्छा कर सकते हैं। जीवाणु बोलता है मैं फिर भी बच जाता हूं, ठीक है। तो क्लियर होती बात सभी को? ठीक है, यस। हाँ, तो मैंने त्वचा के बारे में 3 बात बोल दी। दूसरी बात कहता हूं मैं श्लेष्म कला के बारे में। श्लेष्म कला के बारे में बच्चों क्या हुआ, ऊपर वाले ने जब हमें बनाया तो उसने बोला कि मैं अब इस दुनिया का सबसे अधिक विकसित जंतु बनाने वाला हूं, और उसने हमें बना दिया। सही बात है, आप सभी जानते हैं कि हम अब तक के उद्विकास में सबसे सफल जंतु हैं अब तक के, और सबसे हम बोल सकते हैं कि सबसे ज्यादा हाईली डेवलप एनिमल्स है, सोफिस्टिकेटेड एनिमल्स है, सुसज्जित जीव है, ठीक है, और सबसे ज्यादा अनुकूलन ग्रहण करने की क्षमता रखने वाले जीव हैं। तो हमको बनाया गया, ऊपर वाले ने बोला देखो सबसे विकसित बना रहा हूं मैं इस मानव को, और इसके अंदर कोई रोग कारक ये छोटे मोटे बैक्टीरिया प्रवेश कर जाए और इसे रोग कर दें तो फिर क्या ही मेरा बनाया हुआ रहा। बोले इसके पूरी शरीर पर त्वचा का आवरण लगा दो। पूरे शरीर पे हमारी त्वचा का आवरण लगा दिया गया। फिर किसी ने भगवान से बताया कि भाई साहब देखेगा कहां से, खाएगा कहां से, जाएगा कहां से, सुनेगा कहां से, सूंघेगा कहां से, जनन के लिए छिद्र। तो उसने बोला लाओ ड्रिल मशीन लाओ, ठीक है। तो हमारे अंदर कुछ आवश्यक छिद्रों का निर्माण कर दिया गया, ठीक है। तो पहले तो पूरी त्वचा को ही, पूरे शरीर को ही त्वचा से ढक दिया था, फिर उसमें कुछ कुछ जगह बना दी, बोले ठीक है ये ले भैया कर ले जो भी करना है, ठीक है, यस। अब लेकिन उसके बाद जीवाणु विषाणु ने कहा कि अच्छा ठीक है ऐसा है तो फिर हम इस जगह से जाएंगे, हम तो नेत्र द्वारा चले जाएंगे, ठीक है, हम तो नाक के द्वारा चले जाएंगे, हम तो मुख द्वारा चले जाएंगे, कान द्वारा चले जाएंगे, गुदा द्वारा चले जाएंगे, योनि मार्ग द्वारा चले जाएंगे। इसीलिए क्या किया गया बच्चों, सब जगह श्लेष्म लगाया गया। क्या लगाया गया? श्लेष्म, क्योंकि श्लेष्म होगा, नाक में श्लेष्म होगा, मुख में श्लेष्म होगा, गुदा वाले भाग पर श्लेष्म होगा, योनि मार्ग पर श्लेष्म होगा, मूत्र जनन मार्ग पर श्लेष्म होगा, श्वसन पथ में श्लेष्म होगा, पाचन पथ में श्लेष्म होगा, सब जगह श्लेष्म है ना बच्चों, ठीक है। इन सब जगह श्लेष्म होगा तो जो भी प्रवेश करने की कोशिश करेगा वो वहीं चिपक जाएगा, वहीं चिपक जाएगा। हमारे नाक के अंदर हेयर्स लगाए गए, हमारे कान के अंदर हेयर्स लगाए गए जो वायु को फिल्टर करने का काम करते हैं, और जब इसको फिल्टर किया जाएगा तो जो भी डस्ट का पार्टिकल होगा वो यहां से होकर गुजरेगा, तो यहां पर कर्ण मोम है, चिपक जाएगा। आपके नाक से होता हुआ जाने की कोशिश करेगा तो यहां पर आपके म्यूकस है, चिपक जाएगा, फुर्सत में निकाल देंगे आप। समझ रहे इस बात को? ठीक है। तो धूल का कण या जो भी चला जाएगा, तो इसलिए यहां पर जो श्लेष्म कला है बच्चों याद रखिएगा कि ये हमें प्रतिरक्षा दे रही है। तो आप समझ पा रहे चीजों को, भाई त्वचा लगा दी, जहां त्वचा नहीं थी वहां पर श्लेष्म लगा दिया कि भैया छिद्र भी चाहिए ही चाहिए, तो फिर इस जगह क्या करें कि जो क्या है श्लेष्म का आवरण लगा दिया जाए, जो जीवाणुओं को जो है वो चिपक जाते हैं इससे, या रोग कारक या धूल का कण भी हो सकता है, जरूरी नहीं कि हमेशा कोई रोग करने वाला ही हो, धूल का कण भी हो सकता है, जो भी बाहर से आए उसको जो है वो ये ट्रैप कर लेता है। ठीक है, आगे बात कर लेते हैं। लेकिन अगर कोई ऐसे करे, अब क्या होगा, ये तो इसने लंबी सांस मुंह से ले ली, तो उस कंडीशन में यहां पर जैसे ही वो यहां आएगा, जैसे यहां आ गया तो यहां पर आ गया, तो फिर आप उसको वापस से क्या करेंगे अब दो चीजें कर सकते हैं, या तो थूक दिया या फिर
तो आपने क्या किया एक्चुअली, ट्रैकिया से निकाला और उसे किसमें, आहर नाल में डाल दिया। तो आपके ट्रैकिया में था तो आपने क्या किया, उसको वापस से निकाल दिया, ऊपर लाके फिर वापस दूसरे पाइप में जा, क्योंकि आपको पता है कि बच्चों फेफड़ों के अंदर तो एनएस होती नहीं है, सही बात है ना बच्चों, तो इसलिए उस रास्ते से तो निकल नहीं सकता, ठीक है, इसलिए जहां पर एनएस होती है उस रास्ते से निकाला जाए। समझ गए क्या इस बात को, ठीक है, तो उस रास्ते से उसको निकाल दिया जाएगा या फिर थूक कर निकाल दिया जाएगा। समझ गए क्या। लेकिन थोड़ा सा अगर आपने ब्रीदिंग की और यहां पहुंच गया तो अब यहां से आपके लिए निकालना मुश्किल है, इसीलिए ऊपर वाले ने हमें श्वास नली में, ट्रैकिया में क्या दिए हैं, सीलिया, क्या दिए हैं बच्चों। और आप जानते होंगे यहां पर मिलने वाले सीलिया एक दिशीय गति करते हैं, एक दिशा में गति करते हुए क्या कर देते हैं बच्चों, वापस से इस म्यूकस को और डस्ट के पार्टिकल को ऊपर की ओर लाते हैं और उसके बाद वापस यहां, फिर उसके बाद आपकी इच्छा, आप या तो इसको थूकें या फिर, समझ गए ना बच्चों, ठीक है। तो क्या श्लेष्म कला के बारे में जो बताया वो समझ में आ गया, ठीक है। मेरे ख्याल से बहुत सिंपल चीज बता रहा हूं, बहुत ही सिंपल चीज, हाँ, लेकिन बस हर तरह से बता दे रहा हूं कि कोई चीज छूटे ना, तो लिखो बिड़ो। त्वचा, त्वचा के बारे में लिखें, यह रोग कारकों के प्रवेश को रोकती है, यह रोग कारकों के प्रवेश को रोकती है, त्वचा का अम्लीय माध्यम, इसमें अगला पॉइंट लिख लीजिएगा, पॉइंट वाइज लिखिएगा अलग अलग, है ना, एरो लगा के। त्वचा का अम्लीय माध्यम, ब्रैकेट में लिखिएगा 3 to 5, 3 से 5, त्वचा का अम्लीय माध्यम 3 से 5 भी रोग कारकों की वृद्धि को रोकता है, रोग कारकों की वृद्धि को रोकता है, तीसरा, ये पॉइंट वाइज लिख लीजिए, त्वचा की अधिचर्म, त्वचा की अधिचर्म की सबसे बाहरी परत स्ट्रेटम कॉर्नियम कहलाती है, लिखा है बच्चों, त्वचा के अधिचर्म की सबसे बाहरी परत, एपिडर्मिस की आउटर मोस्ट लेयर, स्ट्रेटम कॉर्नियम कहलाती है, वो लिखा है स्ट्रेटम कॉर्नियम कहलाती है, जो केरेटिनीकृत, समझ पाए थे ना इस बात को बच्चों आप सभी, केरेटिनीकृत मैंने समझा दिया ना, केरेटिनीकृत स्तरित शल की उपकला की बनी होती है, जो केरेटिनीकृत स्तरित शल की उपकला की बनी हुई होती है, केरेटिन के जमाव के कारण, हाँ इसी में, केरेटिन के जमाव के कारण, केरेटिन प्रोटीन है बच्चों, केरेटिन प्रोटीन के जमाव के कारण, केरेटिन प्रोटीन के जमाव के कारण केरेटिन प्रोटीन के जमाव के कारण यह परत केंद्रक विहीन तथा मृत कोशिकाओं की बनी होती है, केरेटिन प्रोटीन के जमाव के कारण यह परत केंद्रक विहीन तथा मृत कोशिकाओं की बनी होती है, जो रोग कारकों के लिए, जो रोग कारकों की वृद्धि के लिए अनुकूल नहीं होती। सही बात है ना बच्चों,
जो रोग कारकों की वृद्धि के लिए अनुकूल नहीं होती। तो बोलिए बच्चों, त्वचा से रिलेटेड कोई डाउट है किसी को? अब त्वचा से रिलेटेड इतना ही याद होना चाहिए। अब अधिचर्म में कौन कौन सी परत होती है बिल्कुल याद रखने की जरूरत नहीं है। स्ट्रेटम जर्मिनेटिवम, स्ट्रेटम कॉर्नियम, स्ट्रेटम मेलपीजियन, स्ट्रेटम स्पाइनोसम, स्ट्रेटम ल्यूसिडम। रहने देते हैं बच्चों, है ना? सही बात है, जानना तो नहीं चाहता बेटो? हाँ ठीक है। यस, हाँ कोई आर्टिकल पढ़ ले बेटो, उसके बाद बोले सर वो आर्टिकल में लिखा था। ठीक है, यस, जितना बता दे उतना ठीक है बच्चे, नहीं तो डिटेल तो बहुत सारी है ना बच्चे। ठीक है, यस। आगे अब हम, हाँ म्यूकस, सेकंड लिखिएगा, म्यूकस मेम्ब्रेन श्लेष्म कला। सेकंड, म्यूकस मेम्ब्रेन श्लेष्म कला। म्यूकस मेम्ब्रेन या श्लेष्म कला। हाँ ठीक है, ठीक है, लिखो श्लेष्म। म्यूकस मेम्ब्रेन हिंदी में क्या बोला हमने? श्लेष्म कला। लिखिएगा श्वसन पथ, पाचन पथ तथा श्वसन पथ, पाचन पथ तथा मूत्र जनन पथ की श्लेष्म कला का श्लेष्म बाह्य कारकों तथा रोग कारकों, बाह्य कारकों में समझ गए आप? धूल के कण, बाह्य कारकों ब्रैकेट में धूल के कण लिख देना, डस्ट पार्टिकल, तथा रोग कारकों के शरीर में प्रवेश को रोकती है। बाह्य कारकों में कौन आ गया? धूल के कण, तथा रोग कारकों, वही बाह्य कारक ही बचे, के शरीर में प्रवेश को रोकती है, क्योंकि चिपक जाते हैं इससे। सही बात है बच्चे। दूसरा लिखिएगा, नासा छिद्र तथा ईयर में, कान में, या कर्ण नलिका, श्रव्य नलिका बोल सकते हैं, में पाए जाने वाले रोम वायु का निस्यंदन करते हैं। निस्यंदन समझ गए? फिल्ट्रेशन, छानते हैं। में पाए जाने वाले रोम वायु का निस्यंदन करते हैं, वायु को छानते हैं। ठीक है। तीसरा लिखें, कान में पाए जाने वाला कर्ण मोम, ईयर वैक्स, सुना है क्या? कर्ण मोम या ईयर वैक्स रोग कारकों के प्रवेश को रोकता है। कर्ण मोम या ईयर वैक्स रोग कारकों के प्रवेश को रोकता है। और एक और लिखें, श्वास नली या ट्रैकिया, इसी में लिख रहे हैं बच्चों, श्वास नली या ट्रैकिया में पाए जाने वाले पक्षमाभ। अगर किसी को पता है कि श्वास नली में उपकला कौन सा है तो बताओ ना बच्चों। हाँ हाँ बेड़ो, क्या बात है, कौन है? किसने बोला था? अरे मुंडी तो दिखा। हाँ बहुत बढ़िया, क्या बोल? बहुत ही बढ़िया, ताली बजाओ इस बच्चे के लिए। हाँ, ये बहुत अच्छी बात है कि बहुत अच्छी बात पता है इस बच्चे को। आपने सुना होगा कूट स्तरित पक्षमाभिकी है, स्तंभाकार, ग्रंथिल, उपकला, उत्तक। सही बात है बच्चों। सूडो स्ट्रेटिफाइड सिलिएटेड कॉलमनार ग्लैंडुलर एपिथेलियल टिश्यू, PSCCGE, सुना है बच्चों? ऐसा है बड़ा सा नाम। ठीक है, तो कोई बात नहीं, एनसीईआरटी में नहीं है, डरिए मत बाकी लोग। लेकिन अच्छा, अगर किसी को पता है तो ये अच्छी बात है।
ये जंतु ऊतक के अंदर होता है बच्चों। तो जंतु ऊतक में एक बार सभी बोलिए कौन सा उपकला होता है, बोलो सभी। कूट स्तरित, बोलो। पक्षमाभिकीय, स्तंभाकार, ग्रंथिल, उपकला, ऊतक। बहुत बढ़िया, ठीक है। तो याद रखें कि ये ट्रैकिया में, श्वास नली में पाया जाता है। तो मैंने अभी पूरा उपकला नहीं बोल रहा हूं, बस मैं ये बोल रहा हूं कि यहां पर क्या पाए जाते हैं, पक्षमाप पाए जाते हैं। तो हमने क्या लिखा, श्वास नली में या ट्रैकिया में पाए जाने वाले पक्षमाभ या सीलिया, पक्षमाभ या सीलिया फैलोपियन नलिका में भी थे ना बच्चे, ठीक है। क्या अगर कोई स्मोकिंग करेगा तो ये वाले सीलिया भी नष्ट होंगे क्या? हाँ, याद रखना बच्चों, स्मोकिंग करने से केवल फैलोपियन नलिका के ही नहीं, ये वाले जो ट्रैकिया के सीलिया हैं ये भी नष्ट होते हैं। तो क्या प्रतिरक्षा तंत्र पर भी प्रभाव पड़ता है? हाँ, समझ पाए क्या? अगर कोई स्मोकिंग करेगा तो आपको पता है ना, एक्टोपिक प्रेगनेंसी पढ़ी थी हमने, तो आप ये भी याद रखें कि स्मोकिंग करने से ट्रैकिया के सीलिया भी अगर नष्ट होने लगेंगे तो ये जो कार्य है ये कार्य हो पाएगा जो हम लिख रहे हैं, ठीक है। तो लिखिएगा, श्वास नली या ट्रेकिया में पाए जाने वाले सीलिया या पक्षमाभ श्लेष्म तथा बाह्य कारकों के मुख गुहा की ओर गति करने में सहायता प्रदान करते हैं। मुख गुहा की ओर मुख गुहा की ओर गति करने में सहायता प्रदान करते हैं, ठीक है बच्चों। बच्चों क्या मैंने मानव जनन और जनन स्वास्थ्य का मॉड्यूल करवा दिया क्या? उसका रेस भी हो गया बच्चों? सही सही बोलो, बिल्कुल ईमानदारी से। कोई क्वेश्चन अगर अभी रह रहा है तो मुझसे पूछिए, क्योंकि अगला जो आगे हेडिंग लिखिएगा फिजियोलॉजिकल बैरियर या कार्य के रोध, ये नेक्स्ट क्लास में पढ़ाऊंगा, ठीक है। लेकिन कोई भी मानव जनन से रिलेटेड या जनन स्वास्थ्य से रिलेटेड डाउट है तो मुझसे पूछिए बच्चों। हाँ बच्चे, ठीक है। चलिए, तो अगर ऐसा आ जाए कि अगर मैं आपसे पूछता हूं, स्तन ग्रंथियों की कूपिकाओं का विकास कौन करवाता है? बताओ, आप लोगों को बताना है। प्रोजेस्टेरॉन, ये बात बिल्कुल सही बोली है। कौन करवाएगा? प्रोजेस्टेरॉन। स्तन ग्रंथियों के विकास के लिए कौन चाहिए? स्तन ग्रंथियों के विकास के लिए एस्ट्रोजन। कौन बच्चों? ये एनसीईआरटी में है बच्चों, ठीक है। स्तन ग्रंथियों का विकास, डेवलपमेंट ऑफ मेमोरी ग्लैंड, कौन बच्चों? एस्ट्रोजन। स्तन ग्रंथियों में वसा का जमाव, पूरी बात सुन लेना फिर बात करेंगे। स्तन ग्रंथियों में वसा का जमाव, एस्ट्रोजन। स्तन ग्रंथियों की नलिकाओं तथा डक्ट का निर्माण, है ना, नलिकाओं का निर्माण, एस्ट्रोजन। स्तन ग्रंथियों में दुग्ध का निर्माण, प्रोलैक्टिन। स्तन ग्रंथियों से दुग्ध का स्त्रवण, स्त्रवण नहीं बच्चों, वो तो स्खलन है ना। कौन करवाएगा बच्चों? प्रोजेस्टेरॉन। जो कोशिकाओं का निर्माण करवाएगा वही स्त्रवण करवाएगा। स्तन ग्रंथियों की वृद्धि, प्रोलैक्टिन। कौन बच्चे? नहीं सुना? मैंने आपको लिखवाया नहीं, पहले लिखवाया, ग्रोथ ऑफ मेमोरी ग्लैंड, प्रोलैक्टिन लिखवाया होगा बच्चों, ठीक है। और बताओ, अगर कोई पूछे स्तन ग्रंथियों से दुग्ध का स्खलन, ऑक्सीटोसिन, ठीक है। तो ये सारी, बस आपको कंफ्यूजन किस चीज में बच्चों, बाकी में कंफ्यूजन नहीं होगा। कुपिका कौन बनाता है, नलिका कौन बनाता है, वसा कौन जमा करता है, ये तो अलग अलग चीजें ही, ये तो पता ही होंगी। दुग्ध कौन बनवाता है, आपको प्रॉब्लम क्या है? विकास, वृद्धि, स्त्रवण, तीन चीजों में। फिर से सुन लो, विकास, वृद्धि, स्त्रवण, यहीं पे कंफ्यूज होते हैं। एनसीईआरटी की बात करेंगे फिर अगर कंफ्यूज होते ही तो, क्योंकि मुझे भी नहीं लगता कि इन चीजों में बहुत बड़ा अंतर है आपस में। विकास और वृद्धि में क्या ही अंतर है? जो विकास करवा रहा है वो वृद्धि नहीं करवा रहा है क्या? क्या स्तन ग्रंथियों के विकास में वृद्धि नहीं होती है? होती है। तो लेकिन एनसीईआरटी ने बोला है एस्ट्रोजन विकास करवाता है। बेड़ो लिख लेना फिर इस बात को कहीं, विकास, स्तन ग्रंथियों का विकास, एस्ट्रोजन, वृद्धि, प्रोलैक्टिन, वृद्धि, प्रोलैक्टिन, स्त्रवण, प्रोजेस्टेरॉन, दुग्ध का, स्तन ग्रंथियों का नहीं, दुग्ध का। हाँ,
हाँ, कल कल एक 11th क्लास की एनसीईआरटी लेकर आ जाना, मैं आपको उसमें से पढ़कर भी सुना दूंगा ये सारी बातें। लायो? तो उसके अंदर लिखा हुआ होगा, 11th क्लास है क्या बच्चे? देखो, हम इस बात को, ये जो पीछे पीछे चैप्टर दिए ना ग्रंथि वाला बच्चे, इसमें पढ़िएगा। ग्रंथि वाले चैप्टर के अंदर आप पढ़ेंगे तो ये देखिए, मैं आ गया हूं यहां पर अंडाशय। अंडाशय में मैंने पढ़ा, देखिए एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन, बहुत ध्यान से सुनना। एस्ट्रोजन का संश्लेषण में स्राव प्रमुख रूप से प्रभावित होता है अंडाशय पुटकों द्वारा होता है। अंडोत्सर्ग के पश्चात, ठीक है आगे पढ़ते हैं। एस्ट्रोजन स्त्रियों में द्वितीयक लैंगिक अंगों की वृद्धि तथा क्रियाओं का प्रेरण, अंडाशय पुटिकाओं का परिवर्तन, द्वितीयक लैंगिक का प्रकट होना, स्तन ग्रंथियों का परिवर्धन, ये देखो वही विकास आ गया। ठीक है, आप और अच्छी एनसीईआरटी की हिंदी याद रखें तो विकास या परिवर्धन, एस्ट्रोजन बोलना मुझे क्या, विकास या परिवर्धन कौन। और नीचे देखो प्रोजेस्टेरोन के लिए क्या लिखा है, प्रोजेस्टेरोन दुग्ध ग्रंथियों पर भी कार्य करके दुग्ध संग्रह, कुपिकाओं के निर्माण, क्या कुपिकाओं का निर्माण बोला था अभी, ठीक है, तथा दुग्ध के स्त्राव में सहायता करता है। तो दुग्ध स्त्राव प्रोजेस्टेरोन बोला है, ठीक है। परिवर्धन या विकास एस्ट्रोजन। और देखिए आगे वही पीयूष ग्रंथि पर आ जाएंगे, तो पीयूष ग्रंथि में लिखा हुआ है प्रोलेक्टिन। पीयूष ग्रंथि याद है क्या बच्चों? अच्छा ये कंफ्यूजन, रुको अभी करवाते हैं, रुको, ठीक है, बहुत ध्यान से सुनना एक बार, रुको रुको बेटा, परेशान क्यों हो रही है। प्रोलेक्टिन हार्मोन स्तन ग्रंथियों की वृद्धि, स्तन ग्रंथियों की वृद्धि कहां लिखा है, लिखा ही नहीं है वृद्धि, है ना, नहीं ये वृद्धि लिखा है नहीं, ठीक है। हाँ तो ऐसा करो, अभी आपने मेरे को एक बार कॉपी दो, ये लो, ये पकड़ना बेटा, ठीक है, ये जो है देखो प्रोलेक्टिन लिखा है स्तन ग्रंथियों का विकास तथा दुग्ध निर्माण, तो आप इसको विकास जो है इसकी जगह, अब विकास वाला वर्ड किसके साथ बोले ये बात भी क्लियर नहीं है ना हिंदी में। अब इसमें आप ऐसा कर लो, स्तन ग्रंथियों के विकास को वृद्धि लिख लो, इंग्लिश में लिखा हुआ है ग्रोथ, तो ग्रोथ, ठीक है। अब लेकिन मैं यही तो बोलना चाहता हूं कि आप मुझे कोई भी एक बता दो ना, वृद्धि और विकास में अंतर क्या है। तो डेवलपमेंट में ग्रोथ नहीं होती, एक ही बात है बच्चे। अब आपको, ठीक है, अब आप बोल के तो निकाल सकते ही हैं, यस। तो सुनना बच्चों, जल्दी से सुनो, टाइम हो रहा है। प्रोलेक्टिन स्तन ग्रंथियों की वृद्धि तथा दुग्ध निर्माण, ये कर लो, विकास के काट के क्या कर लो, वृद्धि, ठीक है। हम विकास शब्द उपयोग में लेंगे, एनसीईआरटी में नहीं है तो फिर। ऑक्सीटोसिन स्तन ग्रंथियों से दूध का निष्कासन, ठीक है, तथा मिल्क लेट डाउन हार्मोन कहते हैं, ये लिखा होगा, ठीक है, चलो सही है। एस्ट्रोजन स्तन ग्रंथियों में नलिकाओं का निर्माण व विकास, विकास की जगह काटकर परिवर्धन कर लो, क्या कर लोगे, और इंग्लिश में लिखा है डेवलपमेंट। अब डेवलपमेंट तो विकास ही है ना। अब बिल्कुल भी हम इधर उधर ना हो, इसलिए बिल्कुल एनसीईआरटी लिख ली, ठीक है ना, हम विकास जैसी बात ही ना करें। तथा स्तन ग्रंथियों में वसा का जमाव, सही है। प्रोजेस्टेरोन कुपिकाओं का विकास तथा दुग्ध का स्त्रवण, यही लिखा है। चलो अब ठीक है क्या, बोलो, क्लियर है बेटू। बस ये बात हो रही थी कि विकास जो शब्द है ना, उसको ना लिखते हुए विकास की जगह वृद्धि कर लो और विकास की जगह परिवर्धन कर लो, ठीक है बच्चों, ठीक है। चलिए तो नेक्स्ट क्लास में और बोलना बच्चों, नेक्स्ट क्लास में बताना और कोई डाउट है तो, क्योंकि टेस्ट से पहले बिल्कुल 100% प्रिपेयर होकर जाना है, समझ गए। अरे बोलो, अरे जोश नहीं है, बोलो।